जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी बेरोजगारी दो प्रकार से होगा, एक गांव में, एक शहर में, ठीक है ना। गांव मतलब विलेज एरिया जहां पे पॉपुलेशन ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, करेक्ट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में करीबन 6,38,000 गांव है। अभी अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब शहर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। मेट्रो सिटी किसको बोलते हैं, जहां पे 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। टाउन किसको बोलते हैं, जहां पे 1 लाख से ज्यादा है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐड कर रहा हूं, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या। लेट अस कम टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट में पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ये रहा, मैं फर्स्ट में लेवल पे आ रहा हूं। अब इसके मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा, शायद ज्यादा। देखते हैं। नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब सीजन रहता है तभी तुम नौकरी देते हो सामने वाले को, या तुमको नौकरी मिलता है। सीजन जब खत्म हो जाता है तो तुम्हारा नौकरी भी जाता है और तुम सामने वाले को नौकरी भी नहीं दे पाते हो। लेट अस अंडरस्टैंड, 6 से 8 महीना तुम काम करते हो, 5 से 7 महीना बेरोजगार रहता है। मैं तुमको कितने सारे एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। चलो, मैं इधर ही जो दिया उसके हिसाब से बात करता हूँ। टूरिज्म। नाउ टूरिज्म में तुम हिल स्टेशन जाओगे ना, माथेरान, महाबलेश्वर। वैसे तो बारिश में थोड़े बहुत लोग जाते हैं। मैं अभी गया था, कोकन में गया था, जो मुझे टाइम मिला था तो मैं कोकन में कुछ दिन था। हम लोग कुछ दिन कोकन में थे। तो कोकन में जो बीच साइड होटल्स है, वो एक बार जून से लेकर सितंबर एंड तक पूरे तरीके से बंद रहता है, क्योंकि इतना समुद्र बोलते हैं ना तेज रहता है कि कोई समुद्र में जा भी नहीं सकता। टूरिज्म मतलब 4 महीने, 4.5-5 महीने पूरा होटल, पूरा सेक्टर बंद। सो जो वहां पे काम करते हैं उनको 8 महीने का जॉब मिलता है, 4 महीना वो लोग बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर। अगेन हिल स्टेशन में जाओगे ना, माथेरान, महाबलेश्वर में, उनका सीजन, बेस्ट सीजन रहता है मई, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगेन मार्च में कम हो जाता है, एग्जाम रहते हैं बच्चों के, इसलिए मई सबसे बेस्ट सीजन। जून 15 तक माथेरान में गर्दी रहती है। जून 15 से बारिश जो शुरू होती है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक सीजन वीक हो जाता है, कुछ जगह पे पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। सो टूरिज्म सेक्टर ऑफ सीजन में कुछ जगह पे थोड़ा बहुत चालू रहता है। कोकन साइड, गोवा साइड, कुछ जगह पे पूरी तरीके से उनको बंद करना पड़ता है। मैरिज बैंड। मैरिज बैंड क्या होता है, मुहूर्त। कभी भी भारत में अभी भी शादी मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। अभी तुम कोई भी किसके पास जाओगे ना, पुजारी के पास, वो बोलेगा ये मुहूर्त सिर्फ दिसंबर तक है, जनवरी, फरवरी, मार्च कोई मुहूर्त नहीं है। 3 महीना हिंदू धर्म में एटलीस्ट बहुत लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मुहूर्त नहीं है। तो मुहूर्त देख के अक्सर शादी किया जाता है। तो जो शादी के बैंड है, केटरर्स है, डेकोरेटर्स है, ठीक है ना, इन लोग को उस टाइम में बेरोजगारी आता है, ठीक है। मैरिज बैंड्स। अभी शुगर फैक्ट्रीज जो है उसको पीक सप्लाई कौन करता है, गन्ना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि गन्ना पूरे साल आता है कि नहीं आता है। लेकिन गन्ने के अच्छा के अलावा मैं तुमको एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, बेस्ट नासिक का एग्जांपल ले लो ना। शुगर से अच्छा ग्रेप्स। ना ग्रेप्स का भी सीजन आ रहा है जनवरी में, इनफैक्ट अभी से आने शुरू हो गए, लेकिन वो इतने पक्के और इतने मीठे नहीं होंगे। तुम देखो ग्रेप्स का जो सीजन है, सी महाराष्ट्र इंडिया का 80 to 85% ग्रेप्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो नासिक ही है। तो ग्रेप्स का सीजन क्या है, तुम देखो जनवरी में शुरू होता है और जून के मिड तक खत्म हो जाता है। तुम देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ खास काम नहीं रहता है, बेसिक लेवल पे काम रहता है। अच्छा, एक और चीज इसकी बात ले लो, जो मैंगोज की बात ले लो। अगेन कोकन के मैंगोज जो बोलते हैं ना, हापुस आंबा, सब कोकन की देन है। साउथ में भी मैंगोज है, लेकिन जो कोकन के मैंगोज है वो शायद वर्ल्ड फेमस है। लेकिन हापुस के मैंगोज का अक्टूबर से जो है ना, मैं लिख दूं एक बार, अक्टूबर से उनका बोलते हैं ना पेरनी और चेकिंग और वो सब शुरू होता है, कटिंग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑफ कोर्स वो मई तक चलता है, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4-5 महीना पूरे तरीके से वो बंद रहता है, ठीक है।
किसकी बात किया मैंने? हापुस की बात किया। एक मिनट, इधर मेरे को ये पूरा क्लियर कर दो। फिर आइस फैक्ट्री, अगेन ठंडी के सीजन में आइस फैक्ट्री का रोल बहुत कम हो जाता है। वो भी जम्मू एंड कश्मीर साइड तो आइस फैक्ट्री यदि रहा तो वो सिर्फ गर्मी में चलेगा, ठंडी में तो वैसे ही सब बर्फ रहता है, ठीक है ना। फिशरी, अभी फिशरी लकीली मैं अभी गया था तो मुझे उसके बारे में, इस पे मैं काफी देर चर्चा कर सकता हूँ फिशरी पे। आई थिंक इंडिया वर्ल्ड नंबर टॉप 5 में, मुझे मेरे मन में फिगर आ रहा है नंबर 2। इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 है फिशरी में, वर्ल्ड नंबर 1 इज चाइना। सबसे ज्यादा फिशिंग चाइना करता है, इनफैक्ट दूसरे देश के पानी में भी जाकर फिशिंग करता है। तो फिशरीज में तुम देखो, समुद्र में लोग जाते हैं, ठीक है ना, समुद्र में 100-150 बड़े बड़े ट्रेलर जाते हैं, छोटे छोटे बोट्स भी जाते हैं। तो फिशरी बारिश के टाइम में लगभग बंद रहता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है, हवा रहता है, तूफान रहता है। तो बोलते ना, समुद्र उफान पे रहता है, समुद्र के लहरें 50-50 फीट ऊपर चले जाते हैं। तो नॉर्मली मानसून में बहुत कम लोग फिशिंग करते हैं, बहुत कम लोग। और जो लोग करते हैं वो भी बहुत सालों का, 10-15 साल का अनुभवी लोग करते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस आदमी डूब जावे समुद्र में। तो फिशरी भी सीजनल है। हालांकि लोग ने इतना ज्यादा मछलियां निकाल दिया है कि अभी समुद्र में मछलियां ही कम हो गया है, ठीक है। तो ये सीजनल है, मतलब बोलने का तात्पर्य, फिशिंग जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो लोग काम करते हैं, खास करके कोकन में या रत्नागिरी में या गोवा साइड का जो पट्टा है, बहुत लोग फिशिंग करते हैं। उन लोग 4 महीने बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि वो काम उनको मिलता नहीं है। क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया? सीजन में तुमको काम मिलेगा, बट सीजन खत्म हो गया तो तुम्हारा काम चला जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 2 में, यस सर। यस, पॉइंट नंबर 2 में आओ। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं तुमको इसका एक एग्जांपल दूंगा तो तुमको समझ में आएगा। सपोज, ध्यान से सुनना, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोजेडली 1 एकड़ जमीन है, उसमें 10 लोग काम करते हैं, सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं, 10 लोग। और ऐसा सोचो, आउटपुट आता है 100 किलो, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 किलो चावल निकलता है उस जमीन से, ठीक है। 10 जन काम कर रहे हैं, 100 किलो चावल निकल रहा है। अभी क्या होता है, उस फैमिली में एक कजिन उनका है, वो आता है, 11वां आदमी आता है। ठीक, तो मैं लिख के भी बता दूं, 10 लोग काम कर रहे हैं, इधर लिखता हूं, 10 लोग काम कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है 100 किलो। अच्छा, 10 का एक रिलेटिव है, 11वां आदमी आता है, वो भी खेती बाड़ी कर काम मदद करता है, लेकिन आउटपुट 100 ही किलो आता है। अभी सिचुएशन ऐसा है, ये 10 और 11 जो एक्स्ट्रा आदमी है, ये जो एक आदमी का एक्स्ट्रा आउटपुट क्या है, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो 10वें से 11वें में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0, क्योंकि 11वां आदमी आने के बाद भी आउटपुट पहले 100 था, अभी 100 है। सो 11वां आदमी का एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। सो 11वां आदमी दिखता है कि उसको रोजगार है, लेकिन टेक्निकली वो बेरोजगार है। क्या सबको लॉजिक समझ में आया? लॉजिक यस समझ सर। में आया? क्या होता है, जैसे एक बिजनेस है, 4-5 भाई, माता पिता, मदर तो नहीं जाती बिजनेस में। ऐसे सोचो, एक दुकान है, एक फादर है, 2 भाई है, उनके 3 लड़के हैं। सो 6 जन काम करते हैं, 3 जन में काफी है, बट जो आउटपुट 3 जन लाते हैं वही 6 जन लाते हैं। सो देखा जाए तो एक्स्ट्रा 3 जन कोई आउटपुट खास बढ़ोतरी होती नहीं है। सो जो जो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, 10 लोगों ने 100 किलो लाया, 11वां आदमी आया तो भी आउटपुट बढ़ा नहीं। तो 11वां आदमी दिखता है कि उसको नौकरी है, बट वो अनएम्प्लॉयड है डिसगाइजेडली। इंडिया में 20% लेबर फोर्स इज डिसगाइडली अनएम्प्लॉयड। अब HAL पर भी मैंने सुना था बीच में, जो ओजर में है, शायद 5,000 लोग काम करते हैं, वही 3,000 लोग भी काम कर सकते हैं, तो 2,000 लोग की जरूरत नहीं है देखा जाए तो। इस प्रकार से
अपने देश में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, खास करके गांव में, जहाँ पे बच्चे लोग का एजुकेशन कम है, उनको खेती बाड़ी के अलावा कुछ आता नहीं है, या तो रत्नागिरी कोकण साइड उनको फिशिंग के अलावा कुछ आता नहीं है, वो लोग का स्किल उसमें ही है। तो एक्स्ट्रा जो भी बच्चा जन्मा है, जो भी उनके फैमिली में, वही काम करेगा, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कोकण में जो बोट देखे थे ना, छोटे बोट, सिर्फ 2 जन 3 जन बैठ सकते, 4 जन, उसके ऊपर नहीं। तो एक फैमिली के 6 6 लोग रहे, तो फिशिंग को जाएंगे शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे वापिस आएंगे। और वो दिन मैंने देखा था 1 ही किलो मछली मिला था, 800 ग्राम, मुश्किल से 6 8 फिश मिले थे उनको। तो उन्होंने बोला मार्केट में तो नहीं बेचेंगे, हम खुद ही खा जाएंगे। मेन तो इनका खाना, बिकॉज कोकण साइड या रत्नागिरी साइड, गोवा साइड, नारियल, इनके हर चीज में नारियल रहेगा। और इनके खाने में फिश और राइस तुमको मिलना ही है। ठीक है। सो फिशिंग लाइन में भी काफी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कितने भी लोग रहे, इन लोग को फिशिंग के अलावा कुछ इन लोग का स्किल नहीं है। फार्मर्स भी बहुत सारे बड़े फैमिली में फार्मिंग ही करते, दूसरा कुछ करते नहीं है। सो वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और इंडिया में 20% लोग देखा गया तो डिसगाइजेडली अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं। ठीक है। सो रूरल में देखो सीजनल हो गया, डिसगाइज्ड हो गया। अभी हम अर्बन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, दैट इज अर्बन। एक्चुअली ये दो ही है, रूरल में ना सीजनल और डिस्गाइज दो ही है। ये जो टेक्नोलॉजिकली इसका पार्ट है, किसका? अर्बन का पार्ट। अर्बन में ज्यादा है। अभी एक एक करके मैं बताऊंगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। याद रखो, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब शहर का अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अर्बन एरियाज, टाउन, सिटीज, ये सब उसके क्लियर का डेफिनेशन है। बट जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तुम सोच सकते टाउन, उसमें भी म्यूनसिपैलिटी, बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, मैं अभी चर्चा करूंगा नहीं। सिर्फ इतना सोच लो, शहर है जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, और गांव रहेगा तो ग्राम पंचायत होगा उधर। ना अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो मेरे टाइम में थोड़ा शुरू हुआ था, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे याद है, हम लोग जब फ्रेश एमबीए हुए थे 99, तभी अपना देश का स्थिति थोड़ा डाउन था, मार्केट डाउन था। तो हम लोग को स्टार्टिंग में जॉब ही नहीं मिलता था, हम लोग सब जॉब करना चाहते थे। मेरा एक दोस्त है, वो एमबीए हुआ, उसने काम किया था सपट करके ना, चाय की कंपनी है, 4,500 रुपये महीने का। फ्रस्ट्रेटेड था। सोचो ना, तुम 2 साल पूरा एमबीए देते हो, 4,500 रुपये महीने का। आजकल तो काम वाली भाई जो 4 5 घर में करके 4,500 5,000 कमा लेती है। तो ऐसी स्थिति थी। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि तुम एडुकेटेड हो, तुम क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम काम करना चाहते हो, बट तुमको न काम नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इसका एक दुखी एग्जाम्पल या बुरा एग्जाम्पल मैं दूंगा। तुम बॉश कंपनी में चले जाओ, बहुत सारे वर्कर्स जो है ना, मशीन में काम करते हैं वर्कर, वो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। एक आज से कुछ साल पहले, एक मेरे एक फैमिली में एक बोलते ना पहचान के हैं हमारे, उन्होंने बोला कि हमारी बेटी है, हम उसको बाहर नहीं भेजेंगे सर, आप आओ सिखाने। मैंने बोला कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उन्होंने बहुत फोर्स किया, उन्होंने बोला देखो सर, हम कार लेने भेजेंगे, आपको कार छोड़ने आएगी, आप कुछ भी करो, आपका स्ट्रेस कम होगा, हम समझ सकते हैं। तो मेरे बोलते ना पहचान के थे और थ्रू थ्रू था, तो मैंने हाँ बोल दिया। अब मुझे स्कॉडा सुपर सुना है, कार का स्कॉडा सुपर? हाँ सर, सुना ये है। सर सुना। स्कॉडा सुपर आती थी लेने, स्कॉडा सुपर छोड़ने आती थी। उसका ड्राइवर से मेरा एक बार चर्चा हुआ। उसका ड्राइवर एमबीए था। तो जब उसने बोला ना वो एमबीए, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं भी एमबीए था, वो भी एमबीए था। लेकिन शायद उसने करो अच्छे कॉलेज से नहीं किया हो, या स्किल डेवलप नहीं किया, जो भी है। तब मुझे समझ में आया कि क्या बुरा हाल था देश का उस समय, कि एक एमबीए होकर वो ड्राइवर था। लेकिन आश्चर्य मुझे होता नहीं है, मेरा जब मैंने एमबीए फिनिश किया, मेरा जूनियर एक था, मेरे को मिला, मैंने बोला क्या कर रहा है, बोल रहा था मसाले बेच रहा हूँ, वो भी एमबीए था। फिर बहुत सारे रिक्शा वाले बीकॉम एमकॉम, तुम सीएट कंपनी में चले जाओ, बहुत सारे लोग इंजीनियर है जो वर्कर का काम कर रहे हैं। ये देश की कुछ जगह पे हालत है।
पूरी गलती एजुकेशन सिस्टम का ही नहीं है, इन लोगों ने भी अपना स्किल, इसलिए मैं बोलता हूँ गेम्स में टाइम कम बर्बाद करो, मतलब ज्यादा टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारा स्किल डेवलप कम होगा। इसलिए मैंने 100-150 सम तुमको दिए करने को कि अपना स्किल डेवलप करो, तब जाकर याद रखो तुम्हारे स्किल के तौर पर तुमको पेमेंट मिलेगा, तुम्हारे क्वालिफिकेशन पे नहीं। क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा। 94% MBA यूजलेस है अपने देश में, मतलब नौकरी के लायक नहीं है। 85% ग्रेजुएट्स यूजलेस है। 91% इंजीनियर्स यूजलेस है। क्यों, क्योंकि टीचिंग ही सिर्फ रट्टा मारो और कुछ तो है नहीं, तो इसकी वजह से होता है। कितने सारे बोलते हैं ना, मैट्रिक 10वीं पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सब के सब में से बहुत कम लोग को अच्छा नौकरी मिलता है। बहुत सारे लोग, तुम आज भी कंपनी में चले जाओ, बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड लोग कम पगार में काम कर रहे हैं और काफी फ्रस्ट्रेटेड है। तो आई होप तुमको समझ में आया। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्थिति में है जहाँ पे एक आदमी क्वालिफाइड है बट उसको काम नहीं मिल रहा है। और ये हमारे टाइम में ना एमबीए को जबरदस्त वैल्यू था। आज एमबीए लोग कर नहीं रहे, बहुत कम लोग कम। मेरे टाइम में नासिक में 4 कॉलेजेस थे, और सबसे पहले 4 कॉलेजेस तुम्हारा केटीएचएम था जिसको आईएमआरटी बोलते हैं, बीवाईके जिसको जेडीसी बोलते हैं, फिर एक नवजीवन था और एक पंचवटी था शायद आईएमएसआर। 4 कॉलेजेस नासिक में, आज 20 के ऊपर कॉलेजेस है। और आज का फीस 1.5-2 लाख रुपया है। लोग सोचते हैं 2 लाख का भरे 2 साल में, 2-2.5 लाख, और पहला जॉब मिलता है सिर्फ 10-15-20 हजार का। तो इसलिए एमबीए का वैल्यू बहुत कम हो गया। एक तो बहुत सारे कॉलेजेस आ गए तो टीचिंग क्वालिटी गिरा है, प्लस बच्चे लोग बीकॉम बिना पढ़े पास हो जाते कॉपी वॉपी करके, उनके पास नॉलेज रहता नहीं है। बीकॉम के बाद फिर एमबीए करते हैं, वहां पे भी वो लोग बंक मारते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, पार्टी करते हैं और पूरा लाइफ खराब करके बैठते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। अरे गवर्नमेंट ने काम किया है, तुमने मेहनत नहीं लिया है। ये देश का थोड़ा स्थिति भी है। दूसरा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अगेन थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी है, क्योंकि इसमें जो स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। अरे मैं तुमको लाइव लेता हूँ ना, तुम्हारा सब बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना अपने देश का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये काफी प्रॉब्लम्स है। अपने देश में 48 ऑटोमोबाइल कंपनीज है, ठीक है, करीबन 48 है। उसमें से अब जैसे एक कंपनी में 5,000 लोग काम करते हैं, 2,000 लोग काम करते हैं। अभी कंपनी लाइक मारुति क्या करती है, मारुति कंपनी में जितना लेबर फोर्स है उसका 50% कैजुअल है। ये कैजुअल किसको बोलते हैं, मारुति कंपनी, अरे नासिक का ही ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे जो काम करती है उसका बड़ा लड़का आई थिंक इसमें है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, लेकिन वो कैजुअल लेबरर है। कैजुअल लेबरर का लाइफ बड़ा दुखी रहता है। कैसा रहता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा बुलाएगा तुमको 3 महीने, 3 महीने काम देगा, फिर 3 महीना ब्रेक, वापस 3 महीने बुलाएगा। तो ऐसी हालत रहती है कैजुअल वर्कर की। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो इंडस्ट्री में है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है अपने देश में, ऑटोमोबाइल का पिछला साल पूरे अब तक के ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ईयर था। सबसे कम सेल हुआ था ऑटोमोबाइल सेक्टर के गाड़ियों का। वो इस साल रिकवर हुआ है, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेरोजगारी बहुत हो गया। तो ऑटोमोबाइल, थोड़ा मैं शायद हाँ ऊपर आ जाता हूँ। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनएम्प्लॉयड वर्कर या तो स्किल्ड होगा या अनस्किल्ड होगा, अनस्किल्ड तो और बुरी हालत है। प्रॉब्लम क्या है, अब मारुति जैसे कंपनी में जो स्किल्ड आदमी है उसको साल का 1.5 लाख तक मिलता है। तुम बोलोगे इतना ज्यादा, हाँ, जिसने 30 साल से काम किया मारुति में, आज उसका पगार 1.5 लाख है। लेकिन जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है उसको 30 से 40 हजार तक की ही मिलता है। तो इसकी वजह से थोड़ा लेबर प्रॉब्लम होते हैं। अभी तुमको बताओ, टोयोटा में स्ट्राइक चल रहा है, टोयोटा फैक्ट्री में। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो उसका कारण है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सी इंडस्ट्री मतलब डिमांड पर आधारित है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोविड के बाद में तो कितने लोग की हालत खराब हो गई है। तुम कॉलेज रोड, मेन रोड में एक, हर एक 1 किलोमीटर के रेडियस में तुमको कई सारे होटल जो परमानेंटली बंद हुए हैं। ऐसा बोलते हैं कोविड के वजह से 30% होटल्स कभी वापस नहीं खुलेंगे। अरे नासिक सर में आपका आवाज अटक अटक क्या है? थोड़ा सा झेल लो, क्योंकि मैं मोबाइल सब बराबर बाजू में ही है, ठीक है, तो एग्जिट करके री एंटर कर ले। सो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ठीक है ना,
जो वो स्लो है कोविड की वजह से और डाउन हो गया, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया इसकी वजह से, पॉपुलेशन अपना 1.5 तक के साल के हिसाब से ग्रो होता है, लो ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट नहीं करते, जैसे कि जो टाइपराइटर के लोग थे कंप्यूटर में आने को टाइम लगा तो नौकरी चली गया, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत इनकन्वीनियंट है, मोबिलिटी ऑफ लेबर लो है, जैसे बिहार के लोग अभी वापस आसानी से महाराष्ट्र में नहीं आ रहे, तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम बिहार में बढ़ गया होगा, वहां पे सप्लाई मतलब सप्लाई बहुत बढ़ गया इसलिए। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि इंडस्ट्री, देश ग्रो कर रहा है तो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो रोजगार ग्रो होगा। तो ये एक प्रकार का ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे मजबूरी ऐसी है कि ये लोग काम देना चाहते हैं बट इनका ही वस्तु का डिमांड नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट में आते हैं, हम एडुकेटेड हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, अभी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ प्रकार है, जिसको टेक्नोलॉजिकल, इसके तो काफी एग्जांपल मुझे सूझ रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले मैं तुमको बैंक का एग्जांपल देता हूँ। मेरे टाइम में तुम बैंक में गए, कैश डिपॉजिट किया, पहले एटीएम में कैश डिपॉजिट नहीं होता था, अभी आजकल नवे मशीन आ गए जिसको क्या बोलते हैं, सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन। तो कैशियर का रोल कम हो गया है, पहले ये लोग 4-4 6-6 कैशियर रखते थे, आजकल 2 ही कैशियर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कैश डिपॉजिट मशीन में जमा हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सपोजिटली 500-1000 रुपए का कैश डिपॉजिट किया, पासबुक लेके जाते थे, फिर जैसे कैश डिपॉजिट किया, वो जो मशीन में प्रिंट करते थे, बराबर है, एक आदमी था जिसके पास जैसे प्रिंटर जैसा था, तुम पासबुक उसके पास देते थे, वो प्रिंट करके तुमको वापस देता था। आज के तारीख में पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी आ गई है, देखा है तुमने किसी ने? यस सर। तो हाँ सर, पासबुक देखा का है। आदमी का नौकरी चला गया, कैशियर का रोल कम हो गया। अच्छा, तुम एचडीएफसी बैंक में जाओगे ना, या एसबीआई में तो नहीं है, एचडीएफसी बैंक में, वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी रहेगी, तुम उसको पूछोगे कि होम लोन, गोल्ड लोन, तो बोलेगी काउंटर नंबर 8 में जाओ, ठीक है, वो उसका यही काम है। लेकिन अब बैंगलोर साइड मैंने सुना है, अब वो भी नौकरी चला गया, एचडीएफसी बैंक ने रोबोट्स रख दिए, रोबोट, मतलब तुम वहां पे रोबोट को बोलोगे, रोबोट बोलेगा गो टू, ऐसे रोबोटिक आवाज में। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे, अभी तो इससे भी बढ़िया एक एग्जांपल तुमको देता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? फॉक्सकॉन, तुमको पता है? फॉक्सकॉन साउथ कोरियन कंपनी है, एप्पल खुद फोन नहीं बनाता, एप्पल फॉक्सकॉन को कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक फॉक्सकॉन है, एक पेगाट्रॉन है, ठीक है ना, ऐसे 3 कंपनीज है, सारे के सारे साउथ कोरियन है, और चाइना में ये तीनों कंपनीज एक्टिव है। तो ये जो कंपनीज है, ये एप्पल, सोनी ब्रेविया, सैमसंग, ये सब के नाम पर मोबाइल बनाती है, थप्पा बैठता है एप्पल का, बनाता है फॉक्सकॉन। समझ में आया? समझ में आया तुमको? हाँ सर, समझ में आया। ये फॉक्सकॉन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नासिक में सीमेंस है ना, सीमेंस, सीमेंस करके कंपनी है, वो पैनल बनाता है। तो ये लोग सीमेंस के चैनल पार्टनर है, मतलब उसका नाम क्या है, उसके इलेक्ट्रोफैब, उसके कंपनी का नाम है इलेक्ट्रोफैब, कोई इलेक्ट्रोफैब को नहीं जानता, बट क्रॉम्पटन, सीमेंस को सब जानते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सीमेंस के लिए पैनल बनाता है, थप्पा लगता है सीमेंस का। तो ये लोग को कोई, तुमने फॉक्सकॉन का भी नाम लगभग नहीं सुना होगा, तो लोग फॉक्सकॉन को नहीं जानते, लेकिन लोग एप्पल को जानते हैं, आईफोन को जानते हैं। तो फॉक्सकॉन आईफोन बनाता है। अभी पिछले साल क्या हुआ, फॉक्सकॉन इतने सारे फोन बनाता है तो फॉक्सकॉन को भी अच्छा पेमेंट मिलता है, तो फॉक्सकॉन ने क्या किया, रोबोट्स लगा दिए। तो चाइना में 60,000 लोग के नौकरी चले गए, एक झटके में 60,000 लोग, क्योंकि सब रोबोटिक उन्होंने कर दिया। तो अभी उन लोगों ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है, इंडिया में भी फॉक्सकॉन है, इंडिया में भी पेगाट्रॉन है। अभी जैसे चाइना से लोग हटके इंडिया में आ रहे हैं, तो सब फॉक्सकॉन वाले, खुद एप्पल नहीं आ रहे, फॉक्सकॉन आ रहे हैं, जो एप्पल के नाम पर आईफोन ये सब बनाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो बोलने का तात्पर्य, टेक्नोलॉजी के वजह से जो बेरोजगारी होता है, उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब नए टेक्निक्स आ गए। अभी कैसे था पहले, तुम बॉश की कंपनी में ले लो, बॉश की कंपनी में ऐसे मशीन है जिसमें
28 लोग, 28 अलग अलग प्रकार के काम है, तो 28 लोग लगते थे। आज वो मशीन अकेला खुद 28 काम करता है। सो 28 लोग का नौकरी तो एक झटके में चला गया देखा जाए तो। सो टेक्नोलॉजिकल। अच्छा एक और बात बताओ, पहले के ट्रक, जो ट्रक चलते थे तो एक ट्रक ड्राइवर होता था, एक क्लीनर था, बराबर है। आजकल ट्रक को इतना अच्छा बना दिया है, मॉडर्न बना दिया है कि आजकल जो ट्रक के कंपनीज है जो भाड़े पे ट्रक देते हैं, वो लोग क्लीनर को नहीं रखते, ट्रक ड्राइवर ही सब मैनेज कर लेता है, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। सो क्लीनर का तो जॉब चला गया। तो इस प्रकार से ये हुआ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सबको समझ में आया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब तुमने अपग्रेड किया है उसके वजह से। तुमको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आज से 15 20 25 30 साल पहले लोग अटेंडेंस लेने के लिए आदमी रखते थे, ले भाई अटेंडेंस ले इनका। अभी मशीन आ गए ना, था फिंगरप्रिंट, देखा है ना फिंगरप्रिंट, फेस रीडर, पता है तुमको? यस हाँ सर, सर पता है। ये अपने क्लास में है सब मशीन्स, हालांकि अपन नहीं यूज कर रहे फिलहाल। तो ये सब मशीन्स है आ गए हैं, जिसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है अलग से अटेंडेंस के आदमी की। दूसरा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल कोविड है। कैसे है ना कि फ्रिक्शन मतलब घसरन। क्या हुआ है इकोनॉमी में, कुछ तो घसरन हुआ है। जैसे कि मशीन, अच्छा इकोनॉमी नहीं, फैक्ट्री की बात ले लो। फैक्ट्री में मशीन खराब हो गया है, या लाइट चला गया है, जनरेटर में प्रॉब्लम आ गया है, पावर फेलियर हुआ है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैं तुमको एग्जांपल टोयोटा का लेता हूँ। टोयोटा जो बनाता है, टोयोटा कार्स इंडिया में, उसके मेजोरिटी इंजिन्स जापान से आते हैं। तो जब सुनामी आया था जापान में, तो टोयोटा के फैक्ट्री के अंदर पानी घुस गया था, तो वहां पे प्लांट कुछ महीने बंद था। तो सीधी बात है, इंडिया में जो टोयोटा के कार है उसके तो इंजन जापान से आते थे। जापान में ही इंजन नहीं बन रहा था क्योंकि प्लांट में पानी घुस गया था, तो शॉर्टेज हो गया था। तो जिसकी वजह से टोयोटा में डिलीवरी डिलेड था, 8 8 10 10 महीना वेटिंग हो गया था कुछ समय के लिए। स्ट्राइक बाय वर्कर्स, अभी टोयोटा का ही फैक्ट्री में स्ट्राइक चालू है। कुछ समय पहले होंडा के फैक्ट्री में स्ट्राइक था, उसके पहले ह्यूंडई में था, मारुति में था, बजाज में था। सब जगह स्ट्राइक चलते रहता है। महिंद्रा में मैंने स्ट्राइक सुना है। ठीक है ना? तो आई होप तुमको समझ में आया। फ्रिक्शनल टेम्पररी नेचर का रहता है, स्ट्राइक आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। नासिक के बॉश में स्ट्राइक हुआ है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में स्ट्राइक हुआ है। सो अब स्ट्राइक के कारण पगार और बहुत सारी चीजें हैं। टोयोटा में तो एक वर्कर को सस्पेंड किया उन्होंने, अब किस कारण से क्या मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन वो वापस ले नहीं रही है टोयोटा कंपनी, इसलिए वो लोग स्ट्राइक में चले गए। तो फ्रिक्शनल, जैसे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में लाइट वापस आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी जैसे तुम्हारा मूड है, दिन भर बदलते रहता है। सवेरे उठे, थोड़ा नींद में है, दिन भर में फ्रेश हो गए, लेक्चर से पहले मूड खराब, अरे बैठना पड़ेगा 1 घंटा 2 घंटा, सम करने पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, मूड खराब। फिर शाम को कहीं घूमने गए, साइकिलिंग किए, मूड अच्छा हो गया, पबजी खेला, मूड अच्छा हो गया, रात को खाना में तुम्हारे मन मर्जी का नहीं बनाया तो मूड खराब हो गया। तो तुम्हारा मूड कैसे बदलते रहता है, कभी खुशी कभी गम टाइप। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन ये अलग बैच, अलग मैक्रो इकोनॉमिक्स करके एक है, उसमें एक चैप्टर है जिसमें बिजनेस एक साइकिल में मूव होता है। सबसे डाउन को डिप्रेशन बोलते हैं, उसके ऊपर रिसेशन, फिर रिकवरी, और फिर सबसे जोरों से चलता है बूम। सो जो बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस ऐसे साइकिल में मूव होता है ऐसे। ठीक है, डाउनवर्ड रिसेशन, उससे डाउनवर्ड डिप्रेशन, फिर रिकवरी और ग्रोथ, ऐसा। और ये हर एक फेज है ना, ये 3 3 4 4 साल चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जब डिप्रेशन रहेगा, मार्केट डाउन रहेगा, तो तुम्हारा गुड्स बिक नहीं रहा है, तुम पगार दे नहीं पा रहे हो, तुम नफा कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा सेविंग्स हो नहीं पा रहा है, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये चक्र है। सिंस तुम्हारा डिमांड नहीं है तो तुमने रोजगार नहीं दे पा रहे हो। तो आ, कितने सारे कंपनीज ले लो, किसका मैंने अभी नाम सुना था, उस कंपनी ने कितने सारे स्टाफ को निकाल दिया। अब सरवाइव करना है तो स्टाफ को निकालना ही पड़ता है, इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज में हुआ है, कितने सारे लोग को निकालना पड़ा है इनको, सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है इनको। तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब जो सिचुएशन है
जैसे मार्केट डिप्रेशन में है, डिप्रेशन सबसे बुरा स्टेट है, उसके ऊपर रिसेशन, अभी थोड़ा रिसेशन हल्का सा है, ठीक है। तो क्योंकि डिप्रेशन रिसेशन में वस्तु के दाम गिरते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट गिरेगा, सेविंग्स गिरेगा, तुम पगार नहीं दे पाओगे, ठीक है। अभी तुम एजुकेशन सेक्टर थोड़े बुरे हाल में, एजुकेशन सेक्टर में तुम देखो बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स, बहुत लोगों ने फीस पे नहीं किया है स्कूल्स और कॉलेजेस को। इनफैक्ट तुम्हारे बैच में भी कुछ लोग का फीस आना बाकी, हम पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है फिर। इनफैक्ट कुछ कुछ कॉलेजेस जो है, कुछ कॉलेजेस तुमको बताओ पेमेंट कैसे दे रहे हैं स्कूल्स, कुछ लोग पगार सपोजिटली टीचर का रहा 25,000 ना, 1 तारीख को 12,500 आधा, 15 तारीख को 12,500 पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं हम पे नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे स्कूल और टीचर्स लोग को वो लोग रोक नहीं सकते, 25 का 15 लो 10 लो, टीचर तो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, टीचर की गलती नहीं है। तो ये चक्र में ना एजुकेशन सेक्टर थोड़ा बैठ गया बेचारा, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी पर प्रेशर आ गया, और इसमें पेरेंट्स भी जवाबदार है कि वो लोग फीस नहीं पे कर रहे हैं। मेरे लड़कों का मैंने बोल दिया था स्कूल को, पूरा टेक्नोलॉजी यूज करो नहीं करो आप लोग, मैं फुल फीस पे कर रहा हूँ। सो वो मैंने रोका नहीं उनका। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे कम करो कम करो, लेकिन कम किया तो टीचर्स का पगार रुक जाएगा ना। तो ये हालत अपने देश में, एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरा है। इससे एजुकेशन सेक्टर तो ठीक है, होटल और टूरिज्म सेक्टर वर्स्ट अफेक्टेड है इंडिया में, क्योंकि लोग घूम नहीं रहे, लोग डर रहे हैं कि कोविड हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा, एरोप्लेन सेक्टर डाउन है इसकी वजह से, होटल सेक्टर डाउन है, मतलब खाना डाउन, रहना डाउन, फूड डाउन, ठीक है ना। अच्छा, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सब की बैंड बजी हुई है फिलहाल, इसलिए ठीक से लोग पगार नहीं दे पा रहे, क्योंकि कारण है कोविड की वजह से जो हल्का सा रिसेशन आ गया ना देश में। अगले साल तक तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हाल है देश का। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तुमको बताओ अपने देश का स्ट्रक्चर ना बहुत ज्यादा बदला है। मेरे टाइम का जो स्थितियां हैं और अभी के जो स्थितियां हैं, मैं तुमको एग्जांपल कितने सारे हैं, किसका एग्जांपल सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ एग्जांपल एम्बेसडर का। एम्बेसडर का नाम सुना है? हाँ सर। हाँ सर। एम्बेसडर ले लो, फिर BSNL ले लो। अभी एम्बेसडर पता है मेरे टाइम का लग्जरी कार था, सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग सिर्फ एम्बेसडर यूज करते थे। हाँ बिरला, सर पता है। बिरला का नाम सुना है? बिरला ग्रुप, बिरला जैसे अंबानी टाटा है वैसे बिरला का नाम सुना है किसी ने? हाँ सर सुना यस है। सर। ये यस सर। कलकत्ता की कंपनी, बिरला कलकत्ता का ग्रुप है। तो ये बेसिकली वो लोग मालिक थे। एम्बेसडर राज कर रहा था अपने देश में, 1950 का लॉ, 1950 मुझे लगता है चालू हुआ था एम्बेसडर। उन्होंने एक गलती ऐसा किया, 50 साल उन्होंने कार का डिजाइन चेंज ही नहीं किया। हाँ, इंटरनल थोड़ा बहुत, लेकिन जो डिजाइन था ना गोल, गाड़ी गोल वैसे ही था। अभी देश का स्ट्रक्चर बदला, अभी देश को लग्जरियस डिजाइनर कार्स चाहिए थे। ये मारुति 1984 में आया, तो उस समय ना लंबे कार में सिर्फ एक चलता था, कॉन्टेसा, तुमने सुना होगा कि नहीं पता नहीं। कॉन्टेसा करके एक कार था, वो बहुत लंबा था, मतलब बोलते ना जैसे रोल्स रॉयस है ना वैसे, लेकिन रोल्स रॉयस की क्वालिटी का नहीं। लंबा कार जिसको चाहिए कॉन्टेसा लो, छोटा जिसको चाहिए, उस समय मारुति 800 आता था छोटा। और मध्यम और रिच लोग एम्बेसडर यूज करते थे, गवर्नमेंट के लोग एम्बेसडर, लेकिन कलकत्ता में वो टैक्सी के तौर पर यूज होता था। लेकिन अब जैसे तुम देखो ना आजकल के गाड़ियां कैसे, स्विफ्ट डिजायर, कैसे आजकल फरारी लंबोर्गिनी का जैसे स्टाइल इंडिया में आना शुरू हो गया है। तो एम्बेसडर कंपटीशन झेल ही नहीं पाया। फोर्ड जब आया वो लोगों ने डिजाइनर कार्स, अच्छा माइलेज, स्पीड, पिकअप सब लाया। एम्बेसडर ने अपने आप को कभी इंप्रूव ही नहीं किया। तो अब जैसे हॉर्स कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी, ये बंद हो गया, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा बंद होके अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा आने वाला है। अच्छा, अपने देश में एक और बेरोजगारी का वेव आएगा, ठीक 8-10 साल या 15 साल में,
यदि गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया तो। ये वेव ऐसा आएगा, यूरोप ने 1930 का टाइम फ्रेम रखा है। उन्होंने बोला है 1930 के बाद यूरोप में कोई भी पेट्रोल और डीजल के कार्स नहीं बेच पाएगा। आई थिंक इंडिया ने आंकड़ा 1935 रखा है, लेकिन 1935 क्या, 2021 2020 ही पकड़ लो, 2020 में मारुति ने डीजल कार्स बनाना बंद कर दिया है। टोयोटा तो चालू है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी शायद उसी लाइन में। उनको परवड़ नहीं रहा है डीजल कार के जो नवे पोल्यूशन को रोकने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स के कायदे हैं ना, वो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये नवे कायदे जो हैं वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। नवे कायदे मतलब नया मशीन में पार्ट्स लगाओ, लाख रुपए का खर्चा बढ़ता है, लोग इतना पे करने के लिए तैयार नहीं है। और प्लस गवर्नमेंट ने बोल दिया डीजल कार एक समय बाद 2035 के बाद में इंडिया में भी बैन होगा। हो सकता है ये 1935 का गवर्नमेंट 1930 भी कर दे यूरोप को देख के। सो आगे चलकर पेट्रोल डीजल के कार 15 साल बाद कोई मिलना नहीं है, सब इलेक्ट्रिक कार्स पे चलेगा। सो इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, बहुत सारे वैरायटी आ जाएंगे उसमें, बायो टेक्नोलॉजी तो आते रहेगा। तो देखा जाए तो मेरे टाइम में हॉर्स कार्ट, तुमको पता है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं श्योर नहीं हूँ नासिक रोड में ट्राम था कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। नासिक में तुम गूगल करना, नासिक में ट्राम था कि नहीं। मुंबई में ट्राम था, वो चला गया। कलकत्ता में अभी भी ट्राम सुना है क्या होता है? जैसे रास्ते में छोटी सी ट्रेन टैप चलती है, छोटी सी रास्ते में। उस समय बॉम्बे में तो था, नासिक में शायद नासिक रोड में था, जहां तक मैंने रीड किया है। तो बंद हो गया ना, वक्त के साथ साथ सब, जैसे घोड़ा गाड़ी को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, कलकत्ता में तुम जाओगे ना, वहां पे लोग साइकिल साइकिल और पीछे 3-4 लोग बैठते हैं, ऐसे देखा है, पिक्चर में तो देखा होगा तुमने, साइकिल रिक्शा। मुझे लगता है कलकत्ता में था, लखनऊ में था, कलकत्ता में शायद बैन कर दिया उसको। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ, ये सब आ गया। मेरे टाइम में टाइपराइटर जोरों में चलता था, आज टाइपराइटर तुमने देखा भी नहीं होगा शायद कभी। तो वक्त बदल गया, टाइपराइटर से कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से लैपटॉप आ गया, लैपटॉप से भी छोटे छोटे तुम्हारा आईपैड। तो देश का स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसके हिसाब से बेरोजगारी होना ही है। मेरे टाइम में, अच्छा, मेरे को कल परसों एक और, नासिक में एक टेलर है, किसने सुना है सिंप्लेक्स करके? नासिक में सबसे बेस्ट टेलर था नो सर। सिंप्लेक्स और डीएस, ये नासिक के टॉप के 2 टेलर थे। उस समय मेरे टाइम में ना कपड़े रेडीमेड नहीं लेते थे, हम सब सिलाते थे। रेमंड सबसे महंगा था, बॉम्बे डाइंग मीडियम लेवल का, और फिर सस्ते वाले बहुत सारे। आज तुम देखो टेलर नासिक में पहले 500 होंगे, तो अभी मुश्किल से 50 मिलेंगे तुमको। टेलर का धंधा ही चला गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लो, मटका वाले, जो मिट्टी से बनाते थे मटका, आजकल सब मशीन बेस्ड हो गया है। तो जो ट्रेडिशनल मटका बनाते थे, सबका इंपॉर्टेंस लगभग खत्म हो गया है। अच्छा, वो जो खादी, एक और एग्जांपल लो, मेरे टाइम में तो भी हमने खादी पहना है, थोड़ा कॉलेज लाइफ में एक आध बार खादी। अभी खादी कैसे चलता है पता है? फैशन, मतलब लोग मेरे से 30 साल पहले 1950-60 के दशक में लोग खादी पहनते थे क्योंकि हम भारतीय बोलने के लिए। अभी खादी फैशन के तौर पर, हाँ चलो खादी पहना है, फैशनेबल बोलते ना, फॉर अ चेंज वैसा। लेकिन हमारे हमारे टाइम तो खादी लगभग जाने जा रहा था, अभी तो जा चुका है। अभी सिर्फ उसको फैशन सेंस में रिलॉन्च किया है, बाकी उसका यूज खत्म हो गया है। सो खादी जो इंडिपेंडेंस के बाद टॉप का धंधा था, आज देखो खादी का रेलेवेंस चला गया। तुम देखो टेलर का धंधा चला गया। सो आजकल रेडीमेड का जमाना आ गया है, ठीक है ना। तो जैसे लाइफस्टाइल, अभी एक और चीज हो रहा है नासिक में, ये तुमने देखा है ना, क्या नाम है इसका, चाय वाले, कौन सा चाय वाला है, येवले चाय, देखा है अमृत। येवले? यस सर। येवले चाय की वजह से क्या हुआ है कि जो दूसरे चाय वाले, सबका धंधा डाउन हो रहा है, क्योंकि इन लोग का ब्रांडेड चाय और बहुत बढ़िया लोग बनाते हैं। कभी मुझे बाद में याद दिलाना, उसका मैं स्टोरी बताऊंगा कैसे वो काम करते हैं। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा है बेरोजगारी के रेट। लेकिन जैसे मैंने बताया, अपने देश में कोई स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एग्जैक्ट डेटा निकाले, ठीक है ना। इसका जानबूझकर पॉलिटिकली इन लोगों ने लागू नहीं किया है।
क्योंकि पॉलिटिकली लागू कर दिया, जैसे कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वैसा एक बेरोजगारी का संस्था उन्होंने बना दिया, और यदि दिखा इस महीने बेरोजगारी 1 करोड़ से बढ़कर 1.25 करोड़ हो गया, तो पॉलिटिक्स को असर होता है ना, लोग वोट नहीं करेंगे, इसलिए उसको एस्टेब्लिश होने ही नहीं दिए गए। अमेरिका में तो प्रोफेशनली उसको एस्टेब्लिश होता है। तो ये सब डेटा इसका है, तो इतना नेसेसरी नहीं। फिर ये लेबर फोर्स कौन है? जो 15 to 59 लोग काम करते हैं। बेरोजगारी दर 2, 2.5 ये सब अलग अलग रेट है जो दिया हुआ है, बस तुमको थोड़ा डेटा देखना है, बाकी इसका रिलेवेंस इतना नहीं है।